हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आपका साथी विपिन गंगवार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं स्कॉलर कोचिंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हम ये लोग टेस्ट कराते हैं, हमारे यहाँ दो टेस्ट होते हैं, एक वेडनेसडे को और एक संडे को। तो जो वेडनेसडे और जो संडे को टेस्ट होते हैं उनका क्या कराते हैं, सोल्यूशन कराते हैं। और देखिए आप लोग देख लीजिए इस प्रकार के क्या है, पूरा एक कंप्लीट टेस्ट कराते हैं हम लोग। जो भी अभी एसएससी में जो नोटिफिकेशन आया है, एमटीएस का जो नोटिफिकेशन आया है, उसको लेकर हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, क्लासेस चला रहे हैं। ठीक है, तो जिसको ये वीडियो पसंद आए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगे तो उसको शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर हमारे साथ जुड़ना है, स्कॉलर कोचिंग से जुड़ना है, तो नवलगढ़ रोड पर शिखर में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओके, चलिए आज का क्लास क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और आज का हम टेस्ट नंबर 50 लगाते हैं। ओके, चलिए तो इसके जीएस के क्वेश्चन मैं आपके साथ क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। और पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आइए, तो पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहां से अगर हम लोग बात करते हैं, यह है पहला क्वेश्चन। कि पहला क्वेश्चन कहता है कि रेटिना का कार्य क्या है। तो जो रेटिना का कार्य जो है उसके बारे में अगर बात करते हैं, यहाँ पे पहला बताता है कि स्पष्ट छवि के निर्माण के लिए लेंस के केंद्र बिंदु को व्यवस्थित करना, पहला। दूसरा है अत्यधिक प्रकाश से लेंस को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए पलकों द्वारा आंखें बंद करना। ठीक है, तीसरा एक नियंत्रित रीति से आंसू का स्राव करने के, ठीक है, स्राव करके आंखों की, ठीक है, स्कंदता प्रदान करना। या फिर डी ऑप्शन है कि प्रकाश ग्राही कोशिकाओं द्वारा एकत्र की गई जानकारी को, ठीक है, संसाधित कर उसे यहां तक करने के लिए मस्तिष्क को भेजी गई छवि क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो रेटिना का काम है वो ये काम है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जिस क्वेश्चन पे जो डिटेल होगी उसकी मैं डिटेल भी आपको देता जाऊंगा। जो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे वो, और जो इंपॉर्टेंट होंगे उस पर मैं आपको स्टार भी लगाता जाऊंगा। ये आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति लिखित रूप से किसको, ठीक है, संबोधित करते हुए अपने पद को त्याग पत्र देता है। तो दोस्तों याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है? क्योंकि इससे क्वेश्चन कई सारे बन सकते हैं पेपर में। और राष्ट्रपति ऐसा एक टॉपिक है जो हर पेपर में, याद रखना, हर क्वेश्चन में क्या बना है, इसका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्लियर? तो अगर अपन लोग बात करते हैं सबसे पहले चीज यहां से राष्ट्रपति, तो पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति को क्या करता है, संबोधित करके ये क्या देता है अपना। दोस्तों ये बहुत अच्छे याद रखिएगा कि कभी भी जो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देगा तो वो त्याग पत्र किसको देगा? वो देगा दोस्तों, याद रखिए किसको देगा त्याग पत्र? वो देगा उपराष्ट्रपति को। अच्छा, आर्टिकल कौन सा है उपराष्ट्रपति के? तो याद रखिएगा इसकी जानकारी आर्टिकल 56 में दी हुई है। यानी कि आर्टिकल 56 के अंतर्गत, आर्टिकल 56, ठीक है, ये 56 है, 56 के अंतर्गत ये कहा बताया गया है कि राष्ट्रपति लिखित रूप से अपना जो क्या त्याग पत्र देगा वो किसको देगा? वो किसको देगा? वो देगा उपराष्ट्रपति को। आई होप इतनी चीज समझ में आ गई। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, आइए वो बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करता हूं, यहां से राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है, जैसे कि आर्टिकल 52, आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 52। ये क्या कहता है? ये कहता है कि भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति होगा। साथ में इसमें हमको जो जानकारी मिलती है क्या, कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, प्रथम नागरिक होता है। ये जानकारी किसमें मिलती है? ये मिलती है आर्टिकल 52 में। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, एक आर्टिकल इससे आप याद रखेंगे, वो याद रखेंगे आर्टिकल 61, यानी कि अनुच्छेद 61। ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। और ये क्या है 61? तो ये याद रखिएगा, ये क्या है, 61 के अंतर्गत महाभियोग है, महाभियोग। तो महाभियोग की कार्रवाई क्या है, कैसे महाभियोग लगाया जाता है, कहां पहले लाया जाता है, या कौन से सदन में लाया जा सकता है, या दोनों सदनों में लाया जा सकता है पहले, तो उसकी जानकारी किसमें दी गई है। ठीक है, राष्ट्रपति भी महाभियोग की, आर्टिकल 61 के बारे में। नेक्स्ट की जानकारी अपने लोग बात कर लेते हैं। यहां से राष्ट्रपति से सारे संबंधित आर्टिकल हैं, आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में इसमें है क्षमादान। ये याद रखिएगा क्या है, क्षमादान की शक्ति। क्या है? क्षमादान की शक्ति।
क्लियर है दोस्तों? इतनी चीज याद रखेंगे यहां से, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि राष्ट्रपति किसको अपना त्याग पत्र देगा? वो देगा उपराष्ट्रपति को, आर्टिकल 56 के अंतर्गत। ठीक है, 52 क्या बताता है कि राष्ट्रपति भाई होगा एक, भारत का राष्ट्रपति एक होगा, और जो होगा, जो राष्ट्रपति है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। इसकी जानकारी आर्टिकल 52 में मिलती है। महाभियोग की राष्ट्रपति में प्रक्रिया आर्टिकल 61 बताता है, और जो कि क्षमादान की प्रक्रिया किसमें बताता है दोस्तों? आर्टिकल 72 में बताता है। बहुत अच्छे से याद रखना, क्षमादान की जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति के साथ साथ राज्यपाल को भी प्राप्त हैं, लेकिन बस उनमें दोनों में बेसिक अंतर इतना है कि जो राज्यपाल है वो मृत्यु दंड को समाप्त नहीं कर सकता, सजा को बदल सकता है, किसी दूसरी सजा का प्रावधान कर सकता है। ठीक है, मृत्यु दंड को क्या कर सकता है? ठीक है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है, लेकिन उसे माफ नहीं कर सकता, जबकि राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है। ये दो एक बेसिक सा अंतर है, ठीक है, राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों में। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं तो आइए, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी जनजाति सिक्किम की पाई जाती है? तो ये याद रखिएगा, अगर मैं सिक्किम की जनजाति की बात करता हूं यहां से आपसे, तो गुरु याद रखिएगा, यहां से जो सिक्किम की जनजाति है वो कौन सी? भूटिया है। भूटिया के साथ साथ एक जनजाति और भी है, लेपचा। क्या है? लेपचा। तो ये भी जनजाति याद रखेंगे किसकी है? ठीक है, ये किसकी है? ये सिक्किम की है, ये याद रखिएगा यहां से। ठीक है, गौड़ जनजाति की अगर हम बात करें तो गौड़ एमपी में मिलते हैं। ठीक है, झारखंड छत्तीसगढ़ में भी मिलते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी मिलते हैं, और गौड़ राजस्थान में भी मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? राजस्थान यानी आरजी में मिलते हैं। ठीक, लेकिन आप क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि सिक्किम की कौन सी है? तो भूटिया। भूटिया के साथ एक लेपचा भी याद रखिएगा। ठीक है, जो कहाँ की जनजाति है? तो सिक्किम की जनजाति है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि पसीना आना या संवेदन प्रकृति की विधि है, तो क्या विधि है? तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों, साइंस का क्वेश्चन है, कहते हैं कि शरीर के आंतरिक तापमान को कम करने के लिए, क्या है? कम करने की विधि है ये। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या रखिएगा है, पोंगन लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो पोंगन लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है दोस्तों? तो ये याद रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश का क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश का एक नृत्य है, और इसको अरुणाचल प्रदेश के लोग जब बनाते हैं, जब वो अपनी फसल काटते हैं, तो यानी इसको फसल उत्सव के रूप में भी हम क्या करते हैं? इस डांस को बनाते हैं। तो अगर कोई पूछता है कि पोंगल, ठीक है, पोंगनग क्या है? पोंगनग नृत्य कहाँ का है? तो वो अरुणाचल प्रदेश का है। और अरुणाचल प्रदेश में कब लोग बनाते हैं? जब अपनी फसल को क्या है, वो कटाई करते हैं। ठीक है, तो ये फसल के उत्सव के रूप में भी बनाया जाता है। आते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ये रहा, भारत के संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें ऐसे राज्य में गठित नहीं की जा सकती जिसकी जनसंख्या से अधिक ना हो। तो याद रखिएगा, जो इसका आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा डी। ठीक है, 20 लाख से अधिक ना हो। लेकिन ये है क्या? तो आओ जरा इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम सभी जानते हैं कि पंचायत राज के लिए अगर मैं बात करता हूं तो 73वां संविधान संशोधन किया गया था। संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, और इसके अंतर्गत अनुसूची 11 में पंचायती राज की बात की गई है। अनुसूची 11 में पंचायती राज की बात की गई है। पंचायती राज से जो आर्टिकल है दोस्तों, वो आर्टिकल की याद रखिएगा, आर्टिकल 40 किसके बारे में बताता है? ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताता है। क्या बताता है? पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताता है। आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था का जो मॉडल दिया था, तो वो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो मॉडल दिया था ये बलवंत राय मेहता कमेटी का था। बलवंत राय मेहता, इन कमेटी ने स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की दोस्तों क्या की थी? बात की थी। क्लियर है? अब अगर बात करें कि पहली बार पंचायती राज कहां शुरू हुआ दोस्तों, तो पंचायती राज व्यवस्था पहली बार शुरू हुई वो राजस्थान के नागौर से इसको शुरू किया गया। तो आरजे यानी कि पहला राज्य है,
और मैं बात करूं एपी यानी कि आंध्र प्रदेश, ये क्या है दोस्तों, ये आपका दूसरा, ठीक है, ये क्या है आपका दूसरा राज्य है। तो सबसे पहले पंचायती राज नागौर राजस्थान से शुरू होगी, उसके बाद कहाँ, ठीक है। तो आप इतना याद रखिए, आर्टिकल 40 है, ठीक है, संविधान संशोधन 73वां है, और अनुसूची क्या है 11 है। क्लियर है? चलिए, आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कौन सी प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाती है? तो याद रखिएगा, ये हम सभी जानते हैं कि जो कैरेटीन होती है, ये क्या करती है, ऊपर खोल यानी कि जितने बी सेल्स होती हैं उनकी उपकला किसकी बनी होती है, कैरेटीन प्रोटीन की बनी होती है, जो कि अगर कोई भी क्षति होती है तो उस क्षति से किसको बचाती है, ये कोशिकाओं को बचाती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, कैरेटीन रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है कि किस भारतीय व्यक्तित्व को ब्रिटिश सम्राट द्वारा सूरवीर नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी, किंतु उन्होंने जलियांवाला नरसंहार के बाद ये वापस कर दी। इससे पहले भी, पिछली बार भी मैंने केसरे हिंद की एक उपाधि आपको जलियांवाला कांड की बताई थी, और वैसा ही सेम क्वेश्चन एक यहाँ पे भी पूछा गया है। तो बताइए आंसर क्या रहेगा इसका, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका आंसर रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि मैंने आपको उसी में पिछले वाले वीडियो क्लास में मैंने बताया था कि गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, इन लोगों ने भी क्या लौटाई थी, अपनी उपाधियां लौटा दी थी, और हम सभी जानते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, ठीक है, जहां जनरल डायर ने क्या चलाई थी, गोलियां चलाई थी, जिसमें कई सारे लोग मासूम मर गए थे, ठीक है। और लगभग में 400 प्लस यानी कि 400 प्लस व्यक्तियों का आंकड़ा निकालते हैं हम लोग, ठीक है, जबकि ब्रिटिश के द्वारा अगर देखा जाए तो 380 के आसपास कुछ आंकड़ा मिलता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से कोई रविंद्रनाथ जी ने क्या लौटा दी थी जलियांवाला हत्याकांड के रूप में। ये जलियांवाला हत्याकांड कोई क्यों हुआ, तो दोस्तों याद रखना कि हम सभी जानते हैं कि पंजाब के उस समय नेता थे सरदार किचलू। तो सरदार किचलू की जब गिरफ्तारी होती है तो उनकी गिरफ्तारी के जब हो जाती है तो एक सामूहिक सभा बुलाई जाती है, और जो याद रखिएगा एक जलियांवाला ठीक बाग होता है, वहाँ पर सारे लोग इकट्ठे होते हैं, जहाँ पर जनरल डायर का चलाता है, गोली चलाता है, और कई सारे लोग वहाँ पे क्या है, मारे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है। बस मैं यही कह रहा हूँ कि आपको मेरे द्वारा दिया गया जो ज्ञान है, ठीक है, जो नॉलेज है, अगर वो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना प्यार बनाए रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने लोग। और अगला क्वेश्चन ये रहा कि भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य में निवेश किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है। तो जब नहीं करता है तो दोस्तों याद रखिएगा, धन और उत्पादन के साधनों का कोई संतुलन नहीं है, ऐसा तो बात कही नहीं गई। आजीविका के पर्याप्त साधन हो, ये बात तो कही गई है, ठीक है, ये भी बात कही, ये भी है। समान कार्य के लिए समान वेतन हो, बिल्कुल ये भी कहा गया है, और ये भी कहा गया है, ये भी बात है। क्वेश्चन पूछा कि नहीं है, तो नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश, इसका प्रावधान नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी होना चाहिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं क्या, शाही चोलाओ, ठीक है, चोलाओं के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में साला भोज शब्द का अर्थ क्या था। जो याद रखें, जो चोल साम्राज्य था, जो शाही चोल राजा थे, उनमें एक साला भोज शब्द आता था। वो साला भोज शब्द किसके लिए था, तो विद्यालयों के रखरखाव के लिए दान में दी गई भूमि, सिंचाई व्यवस्था के रखरखाव के लिए दान में दी गई भूमि, एक नया बसा हुआ गांव, किसी योद्धा को दान में दी गई भूमि। तो याद रखिएगा, इसको जो साला भोज था, इसको क्या बोलते थे, विद्यालयों के रखरखाव के लिए दान में दी गई भूमि, ठीक है। तो जो साला भोज था, तो यहाँ पर क्या था कि जो विद्यालयों के जो दान में भूमि दी जाती थी उसका रखरखाव किया जाता था, इसके अंतर्गत इसको नाम दिया जाता था ये। ओके, चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, सुल्तान अदनान सुल्तान ऑफ जौहर कप किस खेल का टूर्नामेंट है। तो ये हम सभी जानते हैं, ये हॉकी का टूर्नामेंट है। किसका, ये हॉकी का टूर्नामेंट है दोस्तों। और हॉकी के टूर्नामेंट के लिए मैं आपको कुछ ट्रॉफियां भी बता देता हूं, उनको जरा लिख लीजिएगा आराम से, ठीक है।
और जो हॉकी के लिए इसकी ट्रॉफियां हैं वो आप रखोगे याद, रबदानी। रबदानी, इस रबदानी से क्या बनेगा हॉकी की ट्रॉफियों के लिए, तो यहां से बढ़ जाएगा रणजीत सिंह कप। रणजीत सिंह कप। ए से क्या बनेगा, आगा खां कप। आगा खां कप। बी से क्या बनेगा, बी से बनेगा वेटन कप। वेटन कप। डी से है, डी और ए से दोनों से क्या बनेगा, ध्यानचंद ट्रॉफी। ध्यानचंद्र ट्रॉफी, याद रखिएगा। एन से क्या बनेगा, नेहरू कप। नेहरू कप। और आई से बनेगा इंदिरा कप। तो ये एक तरीका है जिससे कि आप याद रखिएगा जितनी भी जो कुछ मेन कप हैं या मेन ट्रॉफियां हैं किससे, हॉकी से संबंधित, वो आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं। अगर ये आपको दिख रहा है तो आराम से इसको उतार लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर अपन लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है महोरी एक पारंपरिक, ठीक है, संगीत वाद्य यंत्र है जो राज्य से संबंधित है। तो ये किस राज्य से संबंधित है ये पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्या ये जो वाद्य यंत्र है दोस्तों, इस वाद्य यंत्र का संबंध जो माना जाता है वो किससे माना है, वो उड़ीसा राज्य से माना जाता है। किससे माना जाता है, उड़ीसा राज्य। तो अगर कोई पूछता है कभी भी आगे आपसे, ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि माहुरी जो वाद्य यंत्र है उसका संबंध किस राज्य से है, तो किससे है, उड़ीसा से है। इस पर डबल स्टार बना लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिल साहित्य पत्रिका कुट्टी अरसू किसने प्रारंभ की थी। एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तमिल साप्ताहिक पत्रिका कुट्टी अरसू, ठीक है, किसने प्रारंभ की थी। तो ये याद रखिएगा ये किसकी है, ये तो पत्रिका अगर कोई पूछता है तो याद रखिएगा ये जो पत्रिका है दोस्तों वो किसकी है, ये पत्रिका है आपकी पेरियार ईवी रामासामी की। किसकी है, पेरियार ईवी रामासामी। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कहते हैं निम्न में से किसने गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम बेटर ऑफर्स टू आवर, ठीक है, बिगेस्ट प्रॉब्लम नामक एक पुस्तक का सह लेखन किया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है, एक बार फिर किताब पढ़ लेते हैं ये अपने लोग। और किताब क्या है, ठीक है, किताब है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स बेटर आंसर टू आउट बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो याद रखिएगा ये जो बुक है वो किसने की सहकर्मी के द्वारा लिखी गई है, तो अभिजीत बैनर्जी। किसने लिखी है ये, अभिजीत बैनर्जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। ओके, आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है वैथोलिथ आर लैंड फॉर्म क्रिएटेड बाय। वैथोलिथ आर लैंड फॉर्म क्रिएटेड बाय, यानी कि अर्धशैल, यानी कि वैथोलिथ किसके द्वारा निर्मित की जाती है। तो दोस्तों याद रखना एक बहुत एक अच्छी चीज है कि हम सभी जानते हैं कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी के नीचे क्या है, मैग्मा है। क्या है, मैग्मा है। और हम सभी जानते हैं कि अगर इस मैग्मा कभी भी ऐसे ऊपर जब निकलता है तो हम कहते हैं कि ज्वालामुखी निकल रहा है, और यहाँ से मैग्मा लावा बन के निकलता है। यानी कि मैग्मा अगर पृथ्वी के ऊपर आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको लावा बोलते हैं, लावा। लेकिन कभी कभी होता क्या है दोस्तों कि ये मैग्मा पृथ्वी के ऊपर ना आकर पृथ्वी के नीचे की सतह के नीचे जमा हो जाता है। और जब ये जमा हो जाता है तो ये अलग अलग आकृतियां बनाता है, और उन आकृतियों के बारे में ही पूछा गया है। जैसे कि अगर इस तरीके का जमा हो जाए, ठीक है, तो यही कहलाता है वैथोलिथ। क्या कहलाता है वैथोलिथ। मैं आपको 2-3 नाम बता रहा हूं, वैथोलिथ, फोकोलिथ, लोकोलिथ, डाइक, सील। देखिए कई सारी चीजें मैं लिख देता हूं जो मैग्मा निर्मित आकृतियां हैं, जैसे सील है, डाइक है, फोकोलिथ है, फोकोलिथ है, बैथोलिथ तो है ही है, बैथोलिथ, फोकोलिथ। एक है लोपोलिथ,
ठीक है, तो सील, डाइक, फोकोलिथ, लोपोलिथ, वैथोलिथ, ये सब किसकी आकृतियां हैं? तो ये जो आकृतियां बनाई जाती हैं दोस्तों, याद रखना वो सब आकृतियां किसकी हैं? एक ज्वालामुखी क्या है? गतिविधियां हैं। क्या है ये? ज्वालामुखीय गतिविधियां, यानी कि ज्वालामुखी से जितना भी जो मटेरियल निकलता है नीचे से और वो मैग्मा पृथ्वी के नीचे अगर जमा हो जाए तो ये आकृतियां क्रिएट हो जाती हैं, बन जाती हैं। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, डबल स्टार इस पे भी बना लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा उद्योग भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योगों में शामिल नहीं है? तो कौन सा उद्योग शामिल नहीं है? तो पहले तो इसका आंसर है कि दोस्तों कपास उसमें शामिल नहीं है। अब क्वेश्चन ये बनता है अपना कि कौन से वो 8 उद्योग हैं जो इसमें शामिल हैं। तो पहला तो आप उर्वरक ही लिख लीजिए, उर्वरक इसी में है। दूसरा आप प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, ठीक है। तीसरा इस्पात, क्या है? इस्पात, ये याद रखिएगा। चौथा कच्चा तेल, कच्चा तेल। पांचवा रिफाइनरी, रिफाइनरी। छठे की बात करें सीमेंट, सीमेंट। सातवें की बात करें बिजली, और आठवें की बात करें तो कोयला। तो दोस्तों याद रखना ये 8 हैं, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछता नहीं में से कौन से भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योग हैं, तो ये 8 पूर्ण उद्योग हैं, ठीक है। और यही क्वेश्चन हमसे अभी पूछा गया था कि इन निम्न में से कौन सा है जो 8 महत्वपूर्ण उद्योगों में नहीं है। तो पहला कौन सा? उर्वरक, प्राकृतिक गैस, इस्पात, कच्चा तेल, रिफाइनरी, सीमेंट, बिजली और कोयला। ये सब इंपॉर्टेंट हैं और सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करें, है ना। मैं ऐसी मेहनत आपके साथ करता रहूँगा। और इस बार रेलवे पार, ये मेरा सिद्धांत है, जीएस पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो दबा के इस वीडियो को शेयर करिए जिससे और लोग भी जुड़ सकें, ठीक है ना। बहुत जल्दी जीएस की क्लास में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, लाने वाला हूँ। डेली अपने लोग जीएस की क्लास से शाम को किया करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है ये, क्या है कि यूरोपा किस का एक प्राकृतिक उपग्रह? यूरोपा इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ। ये पूछा है कि भाई यूरोपा जो है, ठीक है, यूरोपा इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ। तो दोस्तों याद रखना जो यूरोपा जो सैटेलाइट है वो बृहस्पति का है। किसका है? बृहस्पति का है। और दोस्तों याद रखना वर्तमान में बृहस्पति के ही सबसे ज्यादा उपग्रह मिलते हैं देखने को। बीच में याद रखना जिसके ठीक है, तो पहले नंबर पे ये है, फर्स्ट पर बृहस्पति है, दूसरे पे शनि है। अभी बीच में शनि के ज्यादा हो गए थे, कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों मिलाकर बता रहा हूं मैं ये, ठीक है। कृत्रिम और प्राकृतिक मिलाकर दोनों बता रहा हूं मैं कि अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा किसके हो गए हैं? तो किसके हैं? बृहस्पति के। और दूसरे नंबर पर, सेकंड नंबर पे कौन हो गया है? अब शनि हो गया है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, आप पूछे यूरोपा किसका है, तो ये किसका है? बृहस्पति का है। अच्छा, बृहस्पति का एक है ज्ञानीमिड, ज्ञानीमिड, ये भी किसका है दोस्तों? बृहस्पति का है। और ये याद रखना, ये क्या है? ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, ठीक। सबसे बड़ा का मतलब ये है कि बृहस्पति का सबसे बड़ा बड़ा है ही है ये। साथ में याद रखिएगा सौर मंडल का भी क्या सबसे बड़ा उपग्रह है ये। सौर मंडल का भी क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह है। और वो किसका है? तो वो ठीक बृहस्पति का है, जिसका नाम क्या है? गैनीमेड। जबकि शनि का जो सबसे बड़ा है जो मिलता है वो टाइटन मिलता है। कौन सा मिलता है? टाइटन, ठीक है। आई होप पसंद आई होगी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नया क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह स्थित नहीं है? तो थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है, मैं सुधार देता हूं। कौन सा निम्न में से बंदरगाह गुजरात, याद रखिएगा यहां से क्या है? गुजरात, गुजरात बढ़ा लीजिएगा, गुजरात में स्थित नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज नॉट लोकेटेड इन गुजरात? अच्छा इंग्लिश में से लिखा हुआ है, हिंदी में गुजरात नहीं लिखा था,
ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज नॉट लोकेटेड इन गुजरात। तो हम सभी जानते हैं कि सिक्का गुजरात का है, ठीक है, ये मुद्रा नहीं है, ये मुद्रा होगा। क्या होगा? मुद्रा बंदरगाह, हालांकि इंग्लिश में सही है। तो ये भी गुजरात का है, ये भी गुजरात का है, ओखा भी गुजरात का है, ठीक है, ये तीनों गुजरात के। तो बचा कौन सा? तो बच गया क्या? दीघी पोर्ट। और तो दीघी पोर्ट अगर मुंबई, सॉरी, ठीक है, गुजरात का नहीं है तो कहाँ का है? ये मुंबई का है, ठीक है। और ये कहाँ से पोर्ट दिए हुए हैं? तो याद रखना, हमारे अगर हम लोग बात करते हैं पोर्ट के बारे में, तो दोस्तों याद रखना, पोर्ट हमारे पास दो टाइप के पोर्ट मिलते हैं। एक क्या मिलते हैं? बिग पोर्ट है, एक बड़े पोर्ट है, और एक स्मॉल पोर्ट है। बिग पोर्ट है और एक क्या है? स्मॉल पोर्ट है, ठीक। याद रखिए, इनको हम क्या बोल सकते हैं? ये इंटरनेशनल पोर्ट है, ठीक। और ये क्या है? डोमेस्टिक पोर्ट है। क्या है? डोमेस्टिक पोर्ट है। अगर इनके बारे में और अपने लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं कि यहां से अगर मैं बात करता हूं ये, ठीक, तो जरा यहां पे देखिए, यहां पे क्या मिलेगा? यहां पे मिलेगा कांडला, कांडला गुजरात, ठीक है। ऑप्शन में मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कांडला का आधुनिक नाम क्या है, यानी वर्तमान में कांडला का नाम क्या कर दिया गया है, ठीक है। ये मुझे कमेंट में बताइएगा, कमेंट चेक करूंगा। तो ये कांडला बंदरगाह है, कौन सा है? कांडला। यहां पे कौन सा है? मुंबई पोर्ट है। यहां पे कौन सा है? मार्व गोवा है, जो कि कहां है? मार्व गोवा, ठीक। यहां पे कर्नाटक में कौन सा है? न्यू मंगलोर है, न्यू मंगलोर। अच्छा, यहां पर केरल में कौन सा है? कोच्चि है, कोच्चि। एक HW और दे रहा हूं, कोच्चि बंदरगाह को किस सागर की रानी कहते हैं? वो सागर का नाम बताइएगा, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य पोर्ट मैं आपके लिए बता रहा हूं, याद रखिएगा। यहां पर तमिलनाडु की बात करूं तो अब यहां पे अगर बात करें तो तूतीकोरम, तूतीकोरम, ठीक है। यहीं पे कोचीन, क्या है? कोचीन। अच्छा, यहां की बात करें आंध्र प्रदेश में तो विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। और उड़ीसा की बात करें तो पारादीप। और अगर वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो हम जानते हैं क्या? कोलकाता और हल्दिया, हल्दिया। देखिए, एक HW और दे रहा हूं आपको, जरा बताइएगा कि कौन सा बंदरगाह है जो सागर तट पे नहीं है, ठीक है। इन्हीं में से है कोई एक बंदरगाह जो सागर तट पे नहीं है, एक नदी पे बना हुआ है। एक को ये HW है। दूसरा मैंने बताया कि किस बंदरगाह को, ठीक है, अरब सागर की रानी कहते हैं, वो ये बताना है। और एक बताना है कि कांडला पोर्ट का आधुनिक नाम क्या है, यानी वर्तमान में नाम क्या है। ये सारे कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया हो। चलते बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं? यानी कि सीधे सीधे ये बात कर रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, ठीक है। तो आप इसको जरा डेटा को, थोड़ा मैं डेटा दे रहा हूं, डेटा को याद रखिएगा। यहां पे इसका आंसर हो जाएगा कितना? 31। क्या है? 31। कुछ राज्य जो इंपॉर्टेंट हैं बता दे रहा हूं आपके लिए, जैसे RJ राजस्थान में 10 सीटें हैं, RJ राजस्थान। महाराष्ट्र में 19 है। तमिलनाडु में क्या है? 18 है। गुजरात की कितनी है? 11 है। हरियाणा में 5 है। JNK की 4 है। तो ये याद रखिएगा, सबसे ज्यादा कहाँ है? सबसे ज्यादा कहाँ है? वो यूपी में है। कहाँ है? यूपी में है। यूपी में कितनी है? 31 फर्स्ट पे है। नंबर 2 पे किसकी सीटें हैं? तो महाराष्ट्र की सेकंड पे है। और तीसरे पे कौन है? तमिलनाडु है। तो ये याद रखिएगा, जो राज्यसभा में सदस्य नियुक्त किए जाते हैं या राज्यसभा में जो राज्यों की सीटें हैं, तो वो ये कुछ मैंने आपको बताया है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप इनको याद रखिएगा,
ओके, जैसे ले भाई जो ऊपर के 3 है वो तो याद ही होने चाहिए। यूपी में सबसे ज्यादा है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद तमिलनाडु है, ठीक है, और जम्मू कश्मीर में कितनी है, 4 है। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि याद रखिएगा, काबिनी नदी किसकी एक सहायक नदी है? तो दोस्तों याद रखना, जो काबिनी नदी है, ठीक है, का से काबिनी, का से कावेरी, ऐसे याद रखिएगा, का से, ठीक है, काबिनी और का से कावेरी। अच्छा, इसको कपिला नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये थोड़ा सा और एक बता दो, इसी नदी को क्या बोलते हैं? कपिला नदी भी बोलते हैं, ठीक है। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक है? तो ये कावेरी की है। क्या है? कावेरी। अच्छा, कोई पूछे कावेरी नदी को क्या बोलते हैं, तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं किसको? कावेरी। अच्छा, दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा, तो याद रखना दोस्तों, दक्षिण गंगा है वो गोदावरी है। दक्षिण गंगा गोदावरी है, लेकिन दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा वो कौन है? वो कावेरी है। कौन सी है? कावेरी है। तो इसको कपिला नदी भी बोलते हैं किसको? ठीक है, काबनी नदी को। और एक चीज यहां से याद रखिएगा, जो ये काबनी नदी है ना, ये याद रखिएगा के प्लस के, यानी कर्नाटक और केरल में क्या है? बहती है। 2 राज्यों से गुजरती है। कहां से? कर्नाटक और केरल से। तो इतनी आप चीजें याद रखेंगे, है ना। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है, तो कावेरी है, और दक्षिण गंगा कौन सी है? गोदावरी है। और इसी गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं इसी के लिए, ठीक, जिसको बोलते हैं गोदावरी को। समझ गए? अच्छा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी कौन है? तो वो गोदावरी है। इतने सारे पॉइंट हैं जो आप याद रखेंगे, है ना, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए बढ़ते हैं अगले पर। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड में नैनीताल के पास जंगल की आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया था? जी हाँ, अभी जो उत्तराखंड के जंगलों में जो आग लगी थी, ठीक है, उसको बुझाने के लिए अभी जो हमारी वायुसेना है उसने कौन सा ऑपरेशन किया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, क्या इंद्र बास्केट ऑपरेशन किया था, क्या बिशु बास्केट ऑपरेशन किया था, क्या वाटर बास्केट ऑपरेशन किया था, या फिर बॉबी बास्केट ऑपरेशन किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखना, बॉबी बास्केट ऑपरेशन, आंसर नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। करंट अफेयर का ये भी हाल में ही जो उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी थी वहां से क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, क्या डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीजा ने किसे भारत के लिए देश का प्रबंधक नियुक्त किया है? जी हाँ, तो अभी जो वीजा ने जो वीजा भुगतान प्रणाली है, ठीक है, ये यार कि वीजा जो भुगतान प्रणाली है वो कहाँ की है? वो यूएसए की है। तो भारत में इसके प्रबंधक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, ये बात बोल रहा है। तो डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीजा, ओके, तो ये यार कि किसको किया है? राजेंद्र प्रसाद गोयल को किया है, क्या मनीष प्रसाद को किया है, क्या सुजय रैना को किया है, या मनीष शाह को किया है? तो दोस्तों याद रखना, ये किसको किया गया है? ये किया गया है सुजय रैना को। किसको किया गया है? सुजय रैना को अभी प्रबंधन बनाया है किसने? वीजा ने। जितने भी हम ऑनलाइन भुगतान करते हैं वीजा के थ्रू, ठीक, उसका जो अभी प्रबंधक बनाया गया, कौन बना है? वो सुजय रैना बने हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन है, तो अपन लोग उनके बारे में ही बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि विश्व थैलेसीमिया दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 6 मई को बनाया जाता है, 7 मई को बनाया जाता है, 8 मई को बनाया जाता है, या 9 मई को बनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो 6 मई है, इस 6 मई को तो हम नो डाइट डे बनाते हैं, नो डाइट दिवस बनाते हैं, ओके। जबकि इसको 7 के बाद आए तो 7 तारीख को हम बनाते हैं विश्व एथलीट्स डे। विश्व, ये याद रखिएगा, ये अंतरराष्ट्रीय है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय नो डाइट डे। ये है विश्व एथलीट, तो ये याद रखिएगा, विश्व एथलीट्स, तो एथलीट्स डे बनाते हैं, ये याद रखिए। और एथलीट्स डे अगर हम बात करें तो ठीक है, जो विश्व एथलीट्स डे है ये बनाया जाता है 7 मई को। 7 मई को बनाया जाता है या फिर 8 मई को? ऑप्शन में बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों याद रखिएगा,
तो इसी का आंसर बिल्कुल सही है, 7 तारीख को ही बनाया जाता है। मैं बस आपको चेक कर रहा था कि विश्व एथलेटिक्स डे कब बनाया जाता है। तो विश्व एथलेटिक डे जो दिवस जो बनाया जाता है वो कब बनाया जाता है, वो 7 मई को बनाया जाता है। तो बचा क्वेश्चन क्या, याद रखिएगा थैलेसीमिया डे। तो थैलेसीमिया डे जो बनाया जाता है वो 8 मई को, क्या बनाया जाता है, 8 मई को बनाया जाता है। ये क्वेश्चन क्या रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या क्वेश्चन है कि लार्सन एंड टोब्रेगो ने अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जो लार्सन एंड टोब्रेगो है इसने अभी किसको नियुक्त किया है, तो बताइए दोस्तों किसको नियुक्त किया है। क्या अंशिका सिंह को किया है, क्या दिनेश दास को किया है, क्या वसुधा गुप्ता को किया है, या आर शंकर रमन को किया है। तो याद रखिएगा अभी जो ठीक है लार्सन एंड टोब्रेगो के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं आर शंकर रमन। कौन बने हैं, आर शंकर रमन। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महाबत ठीक है इदरीस डेवी इटेनो को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। जी हाँ, महाबत इदरीस ठीक है डेवी इटेनो को किसका राष्ट्रपति चुना गया है। किसका चुना गया, नीदरलैंड का चुना गया, क्या मॉरिशस का चुना गया है, क्या ब्राजील का चुना गया है, या चाहड़ का चुना गया है। तो यार कि अभी हाल में ही इनको चाहड़ का क्या बनाया गया है, प्रेसिडेंट बनाया गया है, राष्ट्रपति बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, और आई होप यही सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आज की क्लास में अगर हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या किया है, डिस्कस किया है, और मैंने जो भी इसका डेटा था वो आपको बताया है। और मैं आपको कुछ स्टार लग के बता रहा हूं कि इन डेटा को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो पेपर में आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होंगे। तो एक तो ये इसका जो डेटा मैंने दिया था आपको, इस पर डबल स्टार बना लीजिएगा। राष्ट्रपति लिखित रूप से किसको संबोधित करता है। फिर मैंने इसके आर्टिकल भी आपको बताए थे, 72 बताया था, 61 बताया था। ठीक है, इसका भी आर्टिकल बताया था, तो ये आप याद रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, लेकिन जनजाति वाला ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर भी डबल स्टार बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट, हाँ ये भी उत्सव वाले, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको सारे लर्न करने पड़ेंगे, जिस राज्य का जो भी उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, और आगे की अगर हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर भी डबल स्टार लगाइएगा। इन सब क्वेश्चनों पर याद रखिएगा, जो स्टार लगा रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने हुई ही चाहिए। ठीक है, प्रोटीन, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, और ये ट्रॉफियां भी आपको याद करनी है हर एक की, ये भी याद रखिएगा, हर एक टॉपिक पे इससे भी क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो जितनी भी लेटेस्ट बुक आई हैं और कुछ ओल्ड बुक, ये भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं इनमें, इसलिए ठीक है क्या रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी आकृतियाँ बनी हैं, चाहे वो नदी द्वारा बनी हो, चाहे लावा द्वारा बनी हो, ठीक है, चाहे वो वायु द्वारा बनी, वो आकृतियों के नाम आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, ठीक है, अगले की बिल्कुल इंडस्ट्रियल सेक्टर की आपको जानकारी होनी चाहिए, प्लस बैंकिंग सेक्टर की भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन आते हैं, और ये जितने भी पोर्ट हैं, छोटे पोर्ट हैं या बड़े पोर्ट हैं, नेशनल या इंटरनेशनल हैं, ये भी आपको सब याद करने पड़ेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो आपके पेपर में क्या देंगे, हेल्प देंगे, जिसपे मैंने 2 स्टार डबल स्टार लगाए हैं। इनके बारे में जितनी डिटेल आपको पढ़िएगा। और ये मेरे द्वारा दिया गया वीडियो, दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और स्कॉलर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। और याद रखिएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ स्कॉलर कोचिंग के यूट्यूब चैनल से। मैं आपका दोस्त, आपका भाई विपिन गंगवार आज आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट टेस्ट के सोल्यूशन में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए श्री राधे राधे, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।